हाँ, तो ऑसिलेशंस कितने टाइप के होते हैं, हमने ऑसिलेशंस तो पढ़े, लेकिन ऑसिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, एक तो होता है फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस मतलब यहां से तुम यहां चले गए, ओके, और फिर छोड़ दिया तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? ये जो एयर है जब तक इनफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे तब तक वो चलता ही जाएगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और अगर वैक्यूम में चले गए तो चलता ही जाएगा। तो अगर वैक्यूम में चले गए, मान लो कि वैक्यूम में चले गए तो ये यहाँ गया, वापस यहाँ, वापस यहाँ, वापस यहाँ। एक्चुअल केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से नहीं आएगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन लग रहा है। यहां से ऐसा समझो, यहां था, यहां से यहां आया, ओके, अब इतने ऊपर नहीं आएगा, वो थोड़ा थोड़ा कम आएगा। नेक्स्ट टाइम यहां आएगा, नेक्स्ट टाइम और कम और कम और कम और कम और कम और मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। लेकिन अगर वैक्यूम में चले गए तो वैक्यूम में चले गए, अरे यहाँ देखो वहां का देखो, तो वैक्यूम में चले गए तो वैक्यूम में चले गए तो मैक्सिमम पोजीशन पे हर बार, ओके, तो यहां से ऐसे मैक्सिमम पोजीशन पे, फिर वापस उधर, फिर वापस यहां तक आएगा जहां से स्टार्ट किया था। एक्चुअल केस में वो नहीं आएगा क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन स्पेस में वो आएगा क्योंकि स्पेस में एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। तो मतलब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड हर बार सेम होगा। तो देखो ये वेव बन रहा है, ये वेव ही है हमारा एम्पलीट्यूड, तो देखो हर बार सेम एम्पलीट्यूड बन रहा है। ये एम्पलीट्यूड जो है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कौन सी है? ये जो बीच वाली लाइन है दैट इज मीन पोजीशन। तो ये आया कि नहीं? चलना भाई, 2 मिनट बोला था तेरी वजह से। कहाँ गया वो? अब आया। तो ये है मीन पोजीशन। तो देखो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड फिर से उतना ही मिला, ओके। तो बार बार सेम एम्पलीट्यूड मिलेगा कब? जब अगर तुम स्पेस में चले गए, वैक्यूम में चले गए तो इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशंस। इसके ऊपर हमने कुछ भी किया नहीं, एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया तो फ्रीली ऑसिलेट होगा। लेकिन एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड मतलब उसकी एम्पलीट्यूड कम होते जाना, कम होना को बोलते हैं डैम्प्ड, ओके। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब क्या? धीरे 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 इसके एम्पलीट्यूड क्या हो गया, देखो छोटा हो गया। ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बंद हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस और फ्री ऑसिलेशंस में फर्क क्या है? एम्पलीट्यूड का। फ्री ऑसिलेशंस में सेम एम्पलीट्यूड मिलेगा हर बार। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में जो मैक्सिमम पहली बार मिला, हर बार उससे कम ही मिलता जाएगा, कम ही मिलता जाएगा, और फाइनली मिल जाएगा 0 और बंद हो जाएगा। डन, ओके। तो ये था फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। देन नेक्स्ट इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ओके। फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ये झूला, ओके। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? सिंपल, अभी हमने समझा, बाद में खेलना, ओके। तो अभी हमने समझा कि फ्री ऑसिलेशंस में अगर यहां से स्टार्ट किया तो जाएगा, फिर वापस उसी हाइट तक आएगा। लेकिन अगर फ्री ऑसिलेशन नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन अगर हर बार मुझे सेम लाना है, एम्पलीट्यूड सेम लाना है, और मुझे वैक्यूम में मतलब स्पेस में जाके नहीं लाना है, यही लाना है मुझे सेम एम्पलीट्यूड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जा तू और दूर, मतलब यहां से छोड़ दिया तो वो जा रहा है यहां तक, फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा यहां तक, तो अरे ऊपर तक जाना था, तो जब रिटर्न आएगा तो उसको थोड़ा और फोर्स दिया तो और ऊपर तक गया, फिर वापस वो नीचे तक जाने वाला है, फिर से मार दिया तो और ऊपर तक गया। मतलब हम हर बार सेम एम्पलीट्यूड गेन कर सकते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स वी हैव टू अप्लाई। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स हम अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो हर बार तुम्हें सेम, मतलब ऐसे झूला झूल रहे हो, तो हर बार अगर तुम सेम हाइट पे जा रहे हो, देखो ये बच्ची ऐसे झूला झूल रही है और ये लेडी उसको झूला झूला रही है, तो हर बार अगर सेम हाइट पे जाना है, अगर एक बार धक्का मार दिया तो वो बच्ची ऐसे झूलेगी और धीरे से स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हर बार ऊपर जाना है, ओके, तो धक्का मारना ही पड़ेगा। तो ऐसे धक्का मारेंगे हर बार, तो हर बार धक्का मारेंगे, सेम टाइम सेम फोर्स, तो यहाँ तक जाएगा। हाँ बोलो सर, बच्ची को बिठा, आंटी को बिठाए तो झूला जल्दी बंद होगा। हाँ, तो सर ऐसे देखे तो ऑसिलेशन तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता। क्या क्या क्या? ऑसिलेशन तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता, तो झूला क्यों जल्दी बंद होगा?
झूला इसलिए जल्दी बंद हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा झूला है, जो स्ट्रिंग है हमारी, उसके ऊपर टेंशन फोर्स तो लगेगा ना। तो सर हम ये बॉल लेंगे और बड़ा बॉल लेंगे तो फर्क पड़ेगा सर? मतलब मास पर डिपेंड है। हाँ मतलब सर ये लिया हम्म, आपने बॉब और हम्म, बड़ा बॉब लिया तो ऑसिलेशन करवाया तो बड़ा वाला जल्दी बंद हो जाएगा या सेम टाइम करेगा? नहीं, देखो सबसे पहली बात, जब तुम्हें फोर्स लगाना है, मतलब पहला जो डिस्प्लेसमेंट ले जाना है, तभी तुम्हें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अगर आंटी बैठ गई और आंटी को तुम्हें धक्का मारना है तो उतने धक्के में थोड़ी आंटी वहां तक जाएगी। आंटी इन द सेंस ये लेडी जो भी है ओके, तो तुम्हें पहले ही टाइम पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब तुम बोल रहे हो कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्या क्वेश्चन क्या है? जल्दी बंद हो जाएगा ऐसा? हाँ। जल्दी बंद हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम सॉरी ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है ना, वो तो वापस आ ही नहीं रहा। ओके, तो मतलब टाइम पीरियड क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ओके, और मतलब ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड ही कम हो गया। अगर सेम एम्पलीट्यूड बोले तो क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है टाइम पीरियड। और अगर एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो रहा है तो टाइम पीरियड हम बोलेंगे कि कम हो रहा है। अंडरस्टूड? तो वो क्यों हो रहा है? बड़ा अगर कोई बैठेगा, मतलब मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर वो मास, मतलब ऐसा समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो अभी, अच्छा चलो पूछ लिया तो एक डाउट भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है? ये मेरा शेप है, शेप, यहां पर मास है मान लो 10 kg, डन। ये 10 kg को ऑसिलेट करवा रहा हूं। अभी इतने ही शेप में, शेप इतना ही है और इतने शेप में मास है मेरा 20 kg, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलते। समझ में आया? शेप उतना ही लिया है तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेम ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड भी सेम मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा शेप देखो, ये छोटी बच्ची और ये बड़ी बच्ची, ओके, तो बड़ी बच्ची का शेप देखो, इसका शेप देखो, तो शेप ज्यादा है और शेप की वजह से क्या, शेप तो यहाँ पे फॉर्मूला में था ही नहीं, शेप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, एरिया बढ़ गया ना। समझ में आया? एरिया बढ़ेगा। जैसे कि हमें, हमारी जैसे बाइक है, तो अभी कैसे बाइक और ट्रेन और सब ऐसे बुलेट ट्रेन ऐसे होती है, ऐसी ये क्यों होती है? ये एरोडायनेमिक शेप क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस कम लगे। ऐसे सेम ऐसा स्क्वायर वाला क्यों नहीं लगाते? ओके, हमारी ऐसे ट्रेन और वो सब पहले ऐसा था, अभी लेटेस्ट डिजाइन के अकॉर्डिंगली ऐसे बैंड कर दे रहे हैं, एरोडायनेमिक शेप दे रहे हैं। प्लेन में देखो, प्लेन में ऐसा शेप होता है पर्टिकुलरली। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कम लगे इसलिए। तो शेप बढ़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बड़ी बच्ची है वो जल्दी बंद हो जाएगा ऑसिलेशन। लेकिन अगर शेप सेम है और मास ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं कहना चाह रहा था कि इतने शेप में ही ज्यादा मास है तो फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ? पक्का सबको? डन? ओके, हाँ, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया। फोर्स्ड ऑसिलेशन कब यूज होता है? अगर हम फ्री ऑसिलेशन में हमें सेम एम्पलीट्यूड हर बार मिलेगा, लेकिन अगर हमें फ्रिक्शन है फिर भी अगर सेम एम्पलीट्यूड चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो सेम एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट और सेम एम्पलीट्यूड मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अंडरस्टूड? और एक लास्ट, सही में लास्ट वाला एक कंसेप्ट है, दैट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या बोल रहे हैं कि इसको, ये बच्ची वाला पूरा सिस्टम है, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टम जो एक्चुअली ऑसिलेट हो रही है, और ये है सोर्स, बड़ी बच्ची सोर्स है। ओके, मतलब कि हम फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहे हैं। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन करवा रहे हैं तो ऐसा समझो, तुम ही आंसर दे देना। देखो तुम दे दोगे, यहां से बच्ची को धक्का मारना स्टार्ट किया, ये ऐसे गई, फिर आई, फिर यहां से फिर से धक्का मारा तुमने, फिर वापस गई, और जब यहां आई ना, यहीं पहुंची है, तो तुम यहां नहीं, यहां खड़ी थी ये लेडी, आगे गई और वहां से धक्का मार दिया। क्या बोल रहा हूं? ये लेडी यहां बीच में आ गई, अभी तो यहां तक पूरा रिटर्न भी नहीं हुई और यहीं से धक्का मार दिया। अंडरस्टूड? तो और ज्यादा दूर नहीं चली जाएगी वो, सिंपल है। सेम फोर्स लगाएगी तो ये यहां तक जा रही थी, अभी यहां पर से भी सेम फोर्स लगाएगी तो वो शायद गिर भी जाए। अंडरस्टूड? तो रेजोनेंस कंडीशन क्या बोल रही है
रेजोनेंस कंडीशन ये बोल रही है, जब भी बोले कि भाई सिस्टम एंड सोर्स आर इन रेजोनेंस, मतलब क्या कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर से बोलो, रेजोनेंस का मीनिंग है सिंपली फ्रीक्वेंसी सेम। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ये भाई साहब की, ये लेडी की है धक्का मारने की, वही फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की उस पर पहुंचने की। मतलब ऐसा समझो यहाँ पे लेडी नहीं है, एक ऑटोमेटिक रोबोट बना दिया गया है और रोबोट सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है और वो यहाँ आ रहा है और ऐसे धक्का मार। ओके, तो जब ऐसे किया, ऐसे जब वो धक्का मारेगा तब वो झूला यहाँ आ जाना चाहिए ना, स्विंग, तभी तो धक्का लगेगा। अभी उसने कर दिया और उसके बाद स्विंग आया तो चला जाएगा, धक्का लगेगा ही नहीं। उसके पहले भी नहीं चलना चाहिए और उसके बाद में भी नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वो स्विंग, वो झूला यहाँ आए तभी धक्का लगना चाहिए, फिर तभी धक्का लगना चाहिए। अगर पहले लगा दिया तो ये तो खाली चला गया, पहले लगा दिया तो खाली चला जाएगा पहले बाद में लगा दोगे तो भी खाली जाएगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही ये झूला यहाँ आए तभी धक्का लगे, फिर वापस फिर से यहाँ आए तभी धक्का लगे, इसको बोलते हैं सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर पहले लग गया धक्का मतलब फोर्स, पहले फोर्स लग गया या बाद में फोर्स लगा तो वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। डन। तो रेजोनेंस मींस व्हाट, सोर्स एंड द सिस्टम आर एट सेम फ्रीक्वेंसी। सिंपल सिंपल। रेजोनेंस का मीनिंग इतना ही है कि सोर्स और सिस्टम सेम फ्रीक्वेंसी पर है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर, ऐसा समझो फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम रिलेटेड है। ओके, तो ऐसा समझो हर 10 सेकंड के बाद ये रोबोट धक्का मार रहा है, फोर्स मार रहा है, 10 सेकंड स्टार्ट, 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद ऐसे। और ये झूला भी हर 10 सेकंड के बाद यहां आ जा रहा है, हर 10 सेकंड के बाद यहां आ जा रहा है। तो 10 सेकंड के बाद ही यहां आ रहा है और ये भी 10 सेकंड के बाद ही धक्का मार रहा है। अगर रोबोट 11 सेकंड पे धक्का मारे तब तक तो ये झूला यहां से ऐसे चला गया और फिर धक्का मारा। और अगर रोबोट 9 सेकंड पे धक्का मारे तो क्या होगा, अभी तो ये आया ही नहीं और इसने धक्का मार दिया। समझ में आया? पक्का? तो सेम फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझ में आया, टाइम पीरियड सेम है ये झूले के वापस आने का, मतलब सिस्टम का और सोर्स का, जो फोर्स लगा रहा है उसका। तो सिस्टम एंड सोर्स आर एट दी सेम फ्रीक्वेंसी पे हो तब हम बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज एट रेजोनेंस कंडीशन। सिंपल वे में याद रखने के लिए और समझने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वैल्यू होगी ना, जैसे अभी मैंने बताया 10 सेकंड में झूला यहाँ आ रहा है, हर 10 सेकंड में झूला यहाँ आ रहा है और हर 10 सेकंड में यहाँ से फोर्स लग रहा है, हर 10 सेकंड में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो ये जो 10 सेकंड है वही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/t सेकंड टाइम पीरियड। तो 1/t मतलब f हो गया, तो 1/10 मतलब 0.1, ये 0.1 हर्ट्ज हो गई क्या फ्रीक्वेंसी। और यही फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। याद रखना 12th में फिर से आएगा। ओके, व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी तो मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम और हमारा स्विंग हो या सिस्टम हो, सिस्टम एंड सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी पर हो तो हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे मैंने बोला हर 10 सेकंड में झूला यहाँ आ रहा है और हर 10 सेकंड में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो सेम हो गया 10 सेकंड, तो मतलब ये हो गया रेजोनेंस में। अभी 10 सेकंड तो 1/t मतलब f होता है, तो 1/10 मतलब 0.1 हर्ट्ज इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये था हमारा पूरा का पूरा ऑसिलेशंस चैप्टर। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्चुअली नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिंपल पेंडुलम पर ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने से डिफरेंट कंडीशंस भी देखी कि सिंपल पेंडुलम में डिफरेंट कंडीशंस कहीं अलग अलग जगह पर अगर हम ले गए तो क्या होगा। फिर हमने कंपाउंड पेंडुलम देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऑसिलेट करवा सकते हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को करवा दिया तो वो बन जाएगा कंपाउंड पेंडुलम। और उसका फॉर्मूला भी देखा, किसी को याद है फॉर्मूला कंपाउंड पेंडुलम का? 2 पाई तो है ही, और IS बाई, वेरी गुड।
Okay, so T is equals to 2 pi square root of IS divided by MGL, where IS is the moment of inertia about the suspension point. Mass है, gravity है और L है length of the string, और यहाँ पे string नहीं है तो यहाँ पर length क्या होगी, center of mass body का और point of suspension के बीच का distance, वो है L. Okay, तो वो सब हमने देखा कंपाउंड पेंडुलम में, उसके भी डिफरेंट केसेस हमने देखे. ओके, फिर एसएचएम हमारा यूट्यूब मैनोमीटर हो और से इलास्टिक वायर हो, वो सब में एसएचएम कैसे होगा. ये बाउल है, बाउल में एसएचएम हो रहा है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा टाइम पीरियड का. ओके, तो वो सारे, वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो तब क्या होगा, ये पर्टिकुलरली फिर हमने वो सब हमने डिस्कस किया. एंड लास्टली हमने डिस्कस किया कितने टाइप के ऑसिलेशंस होंगे. तो एक तो होता है फ्री ऑसिलेशंस, चलता ही जाएगा. ओके, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम में करोगे तो वो चलता ही जाएगा. तो फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, रेजोनेंस, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया. और एक समझा हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब जो रुक जाता है वो. अंडरस्टूड. तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था ऑसिलेशंस. डन. ओके.